हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जो आपका करियर टू प्लस बी का अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए मैंने आप लोग के लिए क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी और साथ ही मैं इससे प्रैक्टिस सेट भी आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपको ये आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो एक प्रैक्टिस सेट मैंने इसका अपलोड किया था। अब आज की वीडियो में सेकंड प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर। जो सीबीडीटी होता है उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर जब भी बात इनकम टैक्स की होती है तो सीबीडीटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकम टैक्स में सीबीडीटी। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात पूछी जाए कि क्या होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सिटीजन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सिटीजन्स ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये हो जाता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहा जाता है इसे। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि नाम से क्लियर हो रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसका ये सेंट्रल एक बोर्ड होता है जो कि कमांड रखता है इन सारी चीजों का। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कि सीबीडीटी इज कंट्रोल्ड बाय। सीबीडीटी का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो आपके केंद्र सरकार से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, वो ही लगाती है या उसके द्वारा ही लगाए जाते हैं, और कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स जो होता है वो आपका सेंट्रल टैक्स माना जाता है। इनकम टैक्स इसलिए जो इनकम टैक्स होता है सेंट्रल टैक्स है। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और सीबीडीटी किससे रिलेटेड है, आपका प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। और जो सीबीडीटी होता है, केंद्र सरकार जो होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके अंडर में रहता है या वही कंट्रोल कर रखती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन इसमें बहुत पूछा जाता है कि जो आप लोग की आयकर की दरें होती हैं, इनकम टैक्स की जो रेट्स होते हैं, तो वो रेट जो है वो कौन डिसाइड करता है या किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो बहुत से बच्चे इसमें सीबीडीटी आंसर दे देते हैं। कुछ बुक्स में मैंने देखा कि वहाँ पर सीबीडीटी दिया होता है, तो वहाँ पर सीबीडीटी उसे डिसाइड नहीं करता। जो वित्त अधिनियम होता है, कि वित्त अधिनियम जो बनाया जाता है, उस वित्त अधिनियम में, जैसे हर बार फाइनेंस मिनिस्टर आपने देखा होगा बताती हैं आकर के, जैसे कि अभी जो हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो बताएंगे आकर के कि क्या टैक्सेस में चेंजेस आए हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था उसको इंक्रीज कर दिया गया था, तो उसी तरह से जो चेंजेस आते हैं या जो नई टैक्स की रेट्स होती हैं, वो सारी चीजें वित्त अधिनियम जो बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो सीबीडीटी डिसाइड नहीं करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बनता है कि टैक्स के रेट्स जो है, आयकर की दरें जो है, कौन डिसाइड करता है, तो वो आपका वित्त अधिनियम के द्वारा की जाती है। तो एक तरह से यहाँ पर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज डैश। किसी भारतीय कंपनी से लाभांश जो होता है वो क्या रहेगा, फुली टैक्सेबल है, पार्टली टैक्सेबल है, फुली एग्जेम्प्टेड है, नन ऑफ दिस। पूरी तरह से कर योग्य है, आंशिक रूप से कर योग्य है, पूरी तरह से छूट प्राप्त है, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी डिविडेंड हमें इंडियन कंपनी से मिल रहा है, या यहाँ पे लिखा हो डोमेस्टिक कंपनी, घरेलू कंपनी भी लिखा हो सकता है, तो इस तरह का डिविडेंड जो होता है वो पूरी तरह से फुली एग्जेम्प्टेड होता है, क्योंकि यही कोई कंपनी जो है वो इंडियन नहीं है, कोई विदेशी फॉरेन कंपनी होगी, तो उससे अगर डिविडेंड मिल रहा होगा तो वो आपका टैक्सेबल होगा पूरी तरह से। इंडियन कंपनी है तो वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, फुली एग्जेम्प्टेड होता है टैक्स पेयर के लिए, जो टैक्स पे कर रहा है उसके लिए। ऐसा क्यों होता है, बहुत से बच्चों को ये चीज आती है। तो ये जो टैक्स होता है इसको ऑलरेडी जो डिविडेंड देने से पहले ही, क्योंकि जब डिवाइजेबल प्रॉफिट निकाला जाता है, जैसे कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स निकाला जाता है, जब जिससे कि डिविडेंड दिया जाएगा, तो वहां पर पहले ही उस प्रॉफिट में से टैक्स ऑलरेडी पे करा जा चुका होता है कंपनी के द्वारा, जो कंपनी होती है। जब एक चीज पर एक बार टैक्स पे किया जा चुका है, तो दोबारा जब उसका हिस्सा जो मिल रहा है जो शेयर होल्डर्स उनको, तो वो टैक्स क्यों देंगे उस पर। इस रीजन से वो फुली एग्जेम्प्टेड होता है। अब आपको क्लियर हो गया, वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स आर स्टेटेड इन द सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम की धारा डैश में कर से छूट प्राप्त आय का उल्लेख किया गया है, यानी कि कौन सा सेक्शन है जो कि बता रही है जो टैक्स इनकम एग्जेम्प्टेड होती है, जैसे कि अभी आपने देखा डिविडेंड है एग्जेम्प्टेड, तो उस कौन से सेक्शन में इनकम टैक्स की बताया गया। बहुत ही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर कौन सी सेक्शन होती है, सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 बताती है हमें इनकम टैक्स में कि एग्जेम्प्टेड कौन कौन सी इनकम होती हैं। जैसे कि पार्टनर्स होते हैं, तो पार्टनर को जो पार्टनरशिप फॉर्म से हिस्सा मिल रहा है, अपना इनकम हो रही है, वो भी क्या होती है, एग्जेम्प्टेड होती है। क्यों होती है, सेम लॉजिक रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म की इनकम पर टैक्स लग चुका होता है। इस वजह से जो उसमें उनका हिस्सा मिलता है, जो भी उसके पार्टनर्स होते हैं उनको, तो वो हिस्सा जो होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन। तो लॉजिक के साथ बातों को समझिएगा तो आपको परमानेंट ये याद रहेगी, आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगा। ऐसे ही सिर्फ कॉमर्स को पढ़ते रहिएगा तो समझ में नहीं आएगी। इसमें जो लॉजिक लग रहे हैं उनको अच्छे से डीपली समझ लीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए वो चीज याद हो जाएगी। एक आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। इससे इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शन पूछे जाते हैं, अभी आगे आप लोग को जो है मिलेंगे कि इसके भी बहुत से सब सेक्शन हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी इज एक्सप्लेन इन द सेक्शन डैश। वेतन से आय को धारा में समझाया गया है। 12 to 14, 15 to 17, 18 to 22, 24 to 26। ये जो इनकम टैक्स एक्ट है आपका, उस एक्ट में बहुत सी सेक्शंस दे रखी हैं, बहुत सी सेक्शंस है। अब सारी तो आप नहीं याद कर सकते, जो इम्पोर्टेंट है उनको ध्यान में रख लीजिए और बहुत ज्यादा डीपली पूछेगा भी नहीं। सेक्शन 10 जो है वो बहुत पूछी जाती है आप लोगों की, और इसमें जो 80C से 80U तक की जो सेक्शंस हैं उसमें से क्वेश्चंस आते हैं जो कि आगे आप लोग के मैं कराऊंगी, ये पूछा जाता है। और साथ में जो कौन सा सेक्शन पूछी जाएगी इसमें से आपको डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर जो रिबेट से रिलेटेड होती हैं वो सेक्शंस पूछी जाती हैं। तो यही सारी कुछ सेक्शंस हैं जो आपकी ज्यादा पूछी जाती हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो किस सेक्शन में आ रहा है, तो 5 हेड मैंने आप लोग को कल बताए ही थे, 5 हेड्स होते हैं। तो पहला हेड ही आपका इनकम फ्रॉम सैलरी किस में आता है, 15 to 17 में आता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुटी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। जो ग्रेजुटी है उसको किस धारा के अनुसार परिभाषित किया गया है। तो ग्रेजुटी की राशि जो मिलती है, यानी कि जो भी एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों को ही ग्रेजुटी मिलती है। तो वहां पर उसे किस सेक्शन में रखा जाता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो सीधे सीधे क्या होती है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, भी क्वेश्चन बन सकता है, तो सीधे सीधे आपकी एग्जाम्प्ट हो जाती है। तो गवर्नमेंट जॉब के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सी जो इनकम ऐसी होती है जो आपकी सीधे सीधे एग्जाम्प्ट हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में है आप। प्राइवेट में है तो आपको उसका टैक्स देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर उसे किस सेक्शन में हम रखते हैं, 10 सबसेक्शन 10A में, 10 सबसेक्शन 10 डबल ए, 10 सबसेक्शन 10 या फिर 10A में रखते हैं। तो मैंने भी कहा था कि ये जो 10 है, ये 10 सिर्फ अकेला नहीं है, ये आपको बहुत परेशान करेगा क्योंकि इसके अंदर भी बहुत से सेक्शंस दे रखी होंगी, तो आपको सबको समझना होगा। सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट है, और ये जो 4 मैंने ली है ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। ये आपकी चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछी जाती है। इवन ये आपको नेट के पेपर में भी मिलेंगी, मैच करने के लिए दे देता है। तो यहाँ पर ग्रेजुटी जो है वो किस में आ रही है, तो ग्रेजुटी आती है 10 सबसेक्शन 10 में। इसको याद कर लीजिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा। बाकी में कौन सी जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए एक बार और उसको भी नोट कर लीजिएगा। जो एग्रीकल्चर इनकम के लिए पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आपकी 10 सबसेक्शन 1 में आती है, कृषि आय जो होती है। 10 सबसेक्शन 10A जो है वहां पर आती है कम्यूटेड पेंशन, कंप्यूटेड हुआ यहाँ पर पी रह गया, कंप्यूटेड पेंशन जो होती है वो आती है। 10 सबसेक्शन 10 डबल ए में लीव इंगेजमेंट आती है, जो अर्जित अवकाश से आय होती है, जो मतलब इस तरह की छुट्टियां मिलती हैं जिसमें कि आपको वेतन मिलता है। तो वहां पर अगर आपने नहीं ली है तो वहां पर अर्न हो जाता है। तो अगर आपने से 14 है ओवरऑल आपने नहीं ली है, तो जब भी आप बाद में इसको लेते हैं तो उस पर टैक्स जो होता है वो नहीं लगता है, या उससे रिलेटेड जो भी अर्निंग आपको हो रही है बाद में उस पर टैक्स नहीं लगता है। इसको भी निकाला जाता है, इसके फॉर्मूलाज होते हैं। इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कभी कभी पूछ लेता है। तो मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगी, इस पर एक वीडियो आ जाएगी आप लोगों के लिए, वहाँ पर आपको सारी चीजें जीएसटी कैसे निकाली जाती है या फिर ये सब चीजें कैसे निकाली जाती है, पेंशन कैसे निकलेगी, ये सब वो मैं आप लोग को करा दूंगी एक वीडियो में, तो वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर तो ग्रेजुटी आपने पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जो 10A है उसमें क्या चीजें आती हैं, क्या कौन सी इनकम जो है वो इसके अंडर में एग्जाम्प्ट होती है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि 10A में क्या चीज आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एग्रीकल्चर इनकम इन जापान इज एसेसिबल फॉर डैश। जापान में कृषि आय किसके लिए कर योग्य होगी? निवासी के लिए, समान रूप से निवासी नहीं होगा, अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं है, नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो एग्रीकल्चर इनकम है जापान में हो रही है, जापान से हो रही है, क्योंकि इंडिया में, भारत में तो कृषि आय क्या होती है आपकी, एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन यहाँ पर जापान से आ रही है तो वो टैक्सेबल किसके अंडर में होगी? तो यहाँ पर जो जापान से आ रही है और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है यहाँ पर, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना देने की वजह से आपको एक चीज ये पता है कि जो रेजिडेंट होता है, जो निवासी होता है, उसको सभी तरह की इनकम पर टैक्स देना होता है। बस वो इनकम जो है बहुत ही पास्ट ईयर में, क्योंकि जो भूतकाल की इनकम होती है, पास्ट की इनकम होती है, गत वर्ष जो प्रीवियस ईयर पिछले के रहे होते हैं उनकी इनकम होती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम की बात हो रही है, तो उस पर टैक्स जो होता है नहीं लगाया जाएगा, तो वो आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी, तो उसको नहीं शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो कह रहा है कि जापान से तो रेजिडेंट के लिए, निवासी को हर तरह की इनकम पर टैक्स देना होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बाकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, इसलिए हम बाकी चीजों में नहीं देखेंगे कि रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, तो उसके लिए लिखा होता है कि कितने दिन वो रहा है, क्या है, तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते थे कि वो एग्जैक्टली क्या है। लेकिन एक निवासी जो होता है, एक रेजिडेंट जो होता है, उसको सभी तरह की इनकम पर टैक्स देना होगा इंडिया में, इसलिए यहाँ पर रेजिडेंट आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एसएससी इज लिविंग इन ओन हाउस एचआरए इज डैश। यदि करदाता अपने घर में रह रहा है तो एचआरए क्या होगा? पूरी तरह से कर योग्य है, आंशिक रूप से कर योग्य, पूरी तरह से छूट प्राप्त होगी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एचआरए उसको मिल रहा है और लेकिन वो अपने खुद के घर में रह रहा है, तो एचआरए क्या होता है, इसको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। तो एचआरए होता है मकान किराया भत्ता कहा जाता है हिंदी में। जो आपकी सैलरी होती है, सैलरी एक जो इनका फर्म सैलरी हेड है, वो एक अकेला नहीं होता, सिर्फ वहां पर वेतन की बात नहीं होती, उसमें तीन चीजें ऐड होती। एक हो जाता है बेसिक पे, आप लोग का अभी जब सिलेक्शन होगा तो आपको जो मिलेगी सैलरी, तो वहाँ पर सिर्फ एक चीज नहीं होगा, बेसिक पे नहीं होगा, बेसिक पे मिलेगा, फिर आपके कुछ भत्ते जुड़ेंगे, वहां पर अलाउंसेस मिलेगा, वहां पर आपको एचआरए भी मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलता है, अनुलाभ मिलते हैं, तो साइड बोलते हैं, अनुलाभ मिलते हैं। इन तीनों को जोड़ने के बाद आपकी सैलरी बनती है, और कुछ डिडक्शंस भी होती हैं, एनपीएस कटता है, बाकी भी डिडक्शंस उसमें रहती हैं। तो यहाँ पर तीन चीजों को मिला करके आपकी सैलरी बनती है। तो यहाँ पर इसी तरह हाउस रेंट अलाउंस के बारे में कह रहा है कि वो खुद के घर में रह रहा है लेकिन उसे एचआरए भी मिल रहा है, तो वहां पर एचआरए क्या होगा, तो इस तरह से एचआरए में फुली टैक्सेबल हो जाता है, पूरी तरह से एचआरए कर योग्य होता है, क्योंकि वो अपने खुद के घर में रह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वो खुद के घर में नहीं रह रहा होता है तो वहां पर एचआरए को निकाला जाता है, उस पर कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन जो होती है इस पर एचआरए का एक आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाता है, तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वहां पर सॉल्व कराऊंगी, जहाँ पर कि तीन इसके पॉइंट्स बनते हैं, उन तीनों पॉइंट्स को रख करके निकाला जाता है, तो वहां पर वो क्वेश्चन आपका रहेगा। चलिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड एज अ डिडक्शन एज पर सेक्शन डैश। मनोरंजन भत्ता धारा डैश के अनुसार कटौती के रूप में अनुमत है, 16, 16(1), 16(2), 16 सबसेक्शन 3। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो मनोरंजन भत्ता होता है किस धारा के अंतर्गत क्या होगा, कटौती योग्य होता है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है उसकी कटौती जो होती है सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको ही मिलती है, प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं मिलती। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है उसकी कटौती किसको मिलती है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, उनको नहीं मिलती है। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब किस सेक्शन में मिलती है ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका सेक्शन सी हो जाएगा। सेक्शन 60 सेक्शन 2 के अंतर्गत जो होती है उनको ये कटौती मिलती है। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इसको भी निकाला जाता है तो इसका भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, ये भी आपका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। बच्चों की शिक्षा भत्ता 2 बच्चों के लिए प्रति बच्चा प्रति माह तक छूट दी जाती है। अभी प्रीवियस में जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था वहां पर इससे क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि शिक्षा भत्ता एजुकेशन अलाउंस जो मिल रहा है तो बच्चों के लिए प्रति बच्चा प्रति माह तक छूट दी जाती, कितने रुपए की दी जाएगी, 100 की, 150 की, 200 की, 250 की। तो ये जो आपको छूट मिलती है तो वो मिलती है 100 रुपीज की। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एक बच्चे के लिए 100 रुपीज है यहाँ पर,
पर चाइल्ड हो जाएगा, और पर मंथ, ये भी ध्यान में रखिएगा, पर चाइल्ड और पर मंथ। और यहाँ पर खुद ही बताया है क्वेश्चन में 2 बच्चों तक, कितने बच्चों तक मैक्सिमम मिलती है, 2 चाइल्ड तक मिलती है, और पर मंथ पर चाइल्ड हो जाएगा 100। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक शिक्षा की सुविधा भी होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, शिक्षा भत्ता भी होता है, सुविधा भी होती है। यहाँ सुविधा की बात नहीं की जा रही, भत्ता है, तो एक एक पॉइंट को, जो इनकम टैक्स होती है वहाँ पर एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। जरा सा नहीं कहते हैं ना, नजर हटी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला हाल होता है, तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस इज exempt अप टू पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। बच्चों के छात्रावास भत्ते 2 बच्चों के लिए प्रति बच्चा प्रति माह तक छूट दी जाती है, 100, 200, 250, 300 की। अभी सेम वैसा ही है, वही सारी कंडीशंस यहाँ भी रहती है, 2 बच्चों तक मिलती है, पर चाइल्ड जो है पर मंथ कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर 300 हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ज्यादा चेंज नहीं है, बस वहाँ पर 100 रुपीज था, यहाँ 300 हो जाता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश रिसीव्ड ए एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट इज। अपेक्षित नकदी रखी और अपेक्षित नकदी भुगतान का कथन क्या होगा? ऑपरेशन शेड्यूल, प्राइस शेड्यूल, रेगुलर बजट, कैश बजट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम एक्सपेक्टेड कैश की बात करें कि कितना कैश हमको रिसीव हो रहा हो, कितना हमको पेमेंट करना है, कितना हमको मतलब फ्यूचर में कितना हमको रिसीविंग होगी और कितना हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए अगर हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट कहलाता है आपका कैश बजट। जो नकदी बजट बनाया जाता है वहां पर सबसे पहले ऊपर लिखी जाती है कहाँ कहाँ से रिसीविंग हो रही है और कहाँ कहाँ आपको पेमेंट करना है। और ये बजट है, तो बजट क्या होता है, बजट जब भी बनाया जाता है वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, भविष्य के लिए बनाया जाता है बजट। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a check for rupees 35,000 was received from Train Motors but was erroneously credited to Mahindra Motors account. This is an example of। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर टाटा, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, ये टाटा मोटर्स है। तो टाटा मोटर्स से 35,000 की चेक प्राप्त हुई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि गलती से उसको महिंद्रा मोटर्स के खाते में जमा कर दिया गया। ये एक उदाहरण है। किस तरह का है, प्रिंसिपल का एरर है, ओमिशन का है, कमीशन का है, कैलकुलेशन का है। सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है, आपने टाटा मोटर्स में क्या करना था, टाटा मोटर्स से रिसीव हुआ था लेकिन आपने क्रेडिट किस में कर दिया, महिंद्रा मोटर्स में कर दिया। तो सीधे सीधे एरर किस चीज का हुआ है, तो यहाँ पर आपकी कमीशन की एरर है, लिखने की यानी कि लिखने की त्रुटि, जो क्लरिकल एरर होती है वो हो जाएगी। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपका क्विक रेशियो से रिलेटेड था कि क्विक रेशियो आर एसिड टेस्ट रेशियो कैन कैलकुलेटेड एज। त्वरित अनुपात या एसिड परीक्षण अनुपात की गणना की जा सकती है। रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो जो है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर सिंपल से देख लीजिए। जो करंट एसेट होती है उस करंट एसेट में से हम माइनस कर देते हैं जो इन्वेंट्री होगी और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, दोनों लिख लीजिए। आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है आपके, लेकिन ये दोनों ही जो होते हैं उनको लेस किया जाता है, इन्वेंट्री और प्रीपेड, इन दोनों को ही हम लेस कर देते हैं तो निकल के हमारी क्या आ जाती है, लिक्विड एसिड निकल करके आ जाती है। तो लिक्विड एसिड जब निकल करके आ जाएगी, इसी से हमारा फॉर्मूला बनता है। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है हमारा इसको निकालने का, लिक्विड एसिड हो जाता है अपॉन करंट लायबिलिटी। ये रहता है आपका मेन फॉर्मूला निकालने का। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो यहाँ पर सी वाला पॉइंट करेक्ट हो जाएगा कि करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी। चालू संपत्ति में से क्या होगा, इन्वेंट्री को यानी जो सामग्री उसको हम लेस कर देंगे, तो अपॉन में चालू देयता रखी जाएगी, हमारा निकल करके आ जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड कॉस्ट इज द टोटल ऑफ। उपरिव्यय किसका कुल योग है, और डायरेक्ट कॉस्ट का, सभी प्रत्यक्ष लागत का, कॉस्ट ऑफ गुड्स इन मार्केट बाजार माल की लागत का, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट सभी अप्रत्यक्ष लागत का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेचे गए माल की लागत का। तो यहाँ पर जो आपका ओवरहेड होता है, ओवरहेड जो उपरिव्यय जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ये आपके सारे इनडायरेक्ट होती है लागतें, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो सब आपके ओवरहेड होते हैं। अलग अलग तरह के ओवरहेड बनते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है आपका, जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा। ऑफिस ओवरहेड हो जाता है आपका। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है, आपने कौशिक पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। ये सारे ओवरहेड आ जाते हैं, जिससे जो रिलेटेड होता है एक्सपेंस उसमें डाल दिया जाता है। ये सारे आपकी क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं।
जितनी भी डायरेक्ट आपकी कॉस्ट हो, एक्सपेंस होगा या फिर लेबर होता है, वो सब आपकी प्राइम कॉस्ट में जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 read with amendments thereto for a public limited company how many maximum members of shareholders are allowed। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के लिए शेयरधारकों को अधिकतम कितने सदस्यों की अनुमति होती है? 50 मेंबर्स की होगी, 200 की होगी, अनलिमिटेड या फिर 100? इतना बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सी बात पूछ रहा है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो अनलिमिटेड होते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप जितने भी चाहे उतने मेंबर रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वहाँ पर अगर मिनिमम पूछे तो मिनिमम की लिमिट होती है, मिनिमम कितने होते हैं? मिनिमम हो जाते हैं 7, ध्यान में रखिएगा। और अगर ये आपका हो गया पब्लिक कंपनी जो होती है उसकी बात हो रही है। अगर यही बात की जाए प्राइवेट कंपनी की, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो होता है प्राइवेट कंपनी में 200 होते हैं और मिनिमम जो होता है वो कितना हो जाएगा? मिनिमम हो जाता है आपका 2। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपनी एक्ट से पूछे जा सकते हैं, बनेंगे, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस तरह से घुमा फिरा करके पूछेगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन सी। इसीलिए प्रीवियस इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 read with amendments thereto within how many days from the date of annual general meeting of the company financial statement of company shall be filed with the registrar। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित कंपनी की वार्षिक आम बैठक की तारीख से कितने दिन के भीतर कंपनी का वित्तीय विवरण रजिस्ट्रार के पास दर्ज किया जाना चाहिए? 21, 30, 15, 45? इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बढ़ा चढ़ा करके दिया गया। सिंपल सी बात यह है कि आपसे ये कह रहा है कि जो कंपनी की एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनको रखा जाता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है रजिस्ट्रार के पास जो सबमिट किए जाते हैं तो उन्हें कितने दिन में सबमिट कर देना चाहिए। बस ये क्वेश्चन पूछा तो उन्हें हमें कितने दिन में सबमिट करना है? 30 डेज में करना है। ये हमारा आंसर हो गया, एक आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per Companies Act 2013 read with amendments thereto who among the following is considered as a key managerial person। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति प्रबंधकीय कुंजी के रूप में जाना जाता है? असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, सहायक मुख्य निदेशक, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, उपाध्यक्ष विपणन, वाइस प्रेसिडेंट एचआर, उपाध्यक्ष मानव संसाधन, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सचिव। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो 2013 है अधिनियम, क्योंकि अब जो आपका चल रहा है वो 2013 संशोधित वाला चल रहा है। उसके बाद भी अमेंडमेंट बहुत समय 2018 में हुए हैं, काफी अमेंडमेंट हो गए, लेकिन मेन जो चल रहा है वो 2013 ही कहा जाता है। तो उसमें प्रबंधकीय कुंजी मैनेजरियल पर्सन किसे बोला जाता है? तो आपका कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, कंपनी का सचिव, उसे कहा जाता है। कंपनी का सचिव जो होगा वो भी इम्पोर्टेंट, ये वाला पॉइंट भी है। इसे कौन नियुक्त करता है? तो ये जनरली जो नियुक्त किया जाता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बीओडी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, उनके द्वारा ही नियुक्त किया जाता है इसको। तो यहाँ पर कंपनी सचिव को कहा, इसको अलावा भी अगर क्वेश्चन पूछे कि हाथ पैर कान किसको कहा जाता है, वो भी आपका कंपनी सेक्रेटरी होता है। दिमाग की बात की जाए तो मस्तिष्क पूछा जाए कि माइंड कौन होता है, तो माइंड जो आता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन जो हाथ पैर होते हैं वो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी कहलाते हैं। तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और ये सब बात क्यों कही जा रही? क्योंकि कंपनी को एक आर्टिफिशियल बॉडी माना जाता है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, इस वजह से ये सब बात कही जाती है कि उसका माइंड बीओडी हो जाएगा, हाथ पैर या फिर जो एक प्रबंधकीय कुंजी जो है वो कंपनी सचिव हो जाता है। तो एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन जीएसटी लॉ इज ए भारतीय जीएसटी कानून है। डेवलपमेंट बेस्ड टैक्स, विकास आधारित कर, डिविडेंड बेस्ड टैक्स, लाभांश आधारित कर, ओरिजिन बेस्ड टैक्स, मूल आधारित कर, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, लक्ष्य आधारित कर। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन उतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए आप लोग सबको पता होगा ये आंसर, और इसका तो पता होना ही चाहिए, इतना इजी वाला क्वेश्चन है। जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक अलग से वीडियो मैं आप लोग के लिए एमसीक्यूज की ही लेकर के आऊंगी, इसमें की सारी आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो भी बता देंगे
क्योंकि SSSC का जो यूपी में पेपर हुआ था उसमें काफ़ी सेक्शंस डीपली पूछी गई थी, तो वो सेक्शंस आप लोग को मैं करा दूंगी कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको इजी रहेगा। क्या इसका आंसर है मुझे कमेंट करिएगा। तो आज के वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें और भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके, लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्री में सब्सक्राइब होता है, आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।